हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। मैं दीपक कुमार सिंह। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो सेशन हमारा चल रहा है उसके अगले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो कास्ट सिस्टम के ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिख पाएंगे, तो उन सभी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। देखेंगे बच्चों कि अनअकैडमी अभी दिवाली पे आपको बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है, जहाँ पे आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा है, प्लस साथ में 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। लाइक, लेट मी एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल। if you are going to subscribe 1 year batch of UPSC in an academy, you will get 6 month free extension, like 12 plus 6 month, and also you are having a chance to get up to 50% off। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। आपको दीपक 1 कोड यूज करना है। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ द सब्सक्रिप्शन, तो इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको यहाँ पे मिलेगा। 10 नवंबर से बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी उतना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 85 आप करीब 8585 करके आप 10 टाइम्स फिर इस पे कॉल कर सकते हैं, आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो। अगर आप ऑप्शनल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोशोलॉजी तो मेरी चली रही है, उसके अलावा ये नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप PSIR, एंट्रो, मैथ, हिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि डिस्कशन हुआ था कि हम लोग साइलेंट फीचर को बहुत ही अच्छे से करेंगे, जिसमें मैंने ये 2 पॉइंट जो थे ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका पार्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। मल्टी लिंग्विस्टिक फैब्रिक सोसाइटी जो है, और ये सभी पार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले मैं आज जो स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ये स्टार्ट करूँगा कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। अच्छा, ये 3rd पॉइंट भी हो चुका है, ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। क्लियर है? ये बचे हुए हैं, उनमें से आज मैं आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एवरी फ्राइडे मतलब थर्सडे या फ्राइडे में आपको, क्लियर है, आपको इंडियन सोसाइटी का लेक्चर जो है इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम होगा कि दूसरे सब्जेक्ट भी आपके चल रहे होंगे, लेकिन अगर वीक में एक दिन आपको इंडियन सोसाइटी मिल जा रहा है, एक मैं IR का लेक्चर ला रहा हूँ करंट ओरिएंटेड, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चों को मिल जा रहा है। ठीक है, एक मैं आपको PIB योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन करा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हफ्ते में ये आपको 1-1 घंटे के लेक्चर मिल जाते हैं। इनको कभी भी आप किसी टाइम फ्री होकर कर लेंगे, तो आपके ये सारे टॉपिक कब हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी UPSC की तैयारी के साथ, कि आपको भी पता नहीं चलेगा, एक प्रेशर नहीं होगा हमारे ऊपर। ठीक है, हाँ, तो उसी के लिए इसको किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो द कास्ट सिस्टम, हम सभी को मालूम है कि भारत के लिए, भारत में अगर आप देखेंगे तो, और भारत के लिए कास्ट जो है, जाति जो है, हर एक जगह, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, इकोनॉमिक फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, ठीक है, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ऐसे ही जनरल, तो सोशल लेवल पे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ हायरार्की सेट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी है। इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे हमारे यहाँ पे कुछ कास्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी है। क्लियर है? वहीं पे आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल लेवल पे, तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। तो दैट्स वाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि कास्ट सिस्टम जो है इसको बहुत अच्छे से हम लोग करें। 2023 के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो कास्ट डायनेमिक है, स्टैटिक है, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस होगा, लेकिन डिस्कशन के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कास्ट सिस्टम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कास्ट है, ठीक है, इसकी डेफिनीशन और ओरिजिन जो है, ये टर्म कास्ट से डिराइव्ड हुआ है। ये एक पोर्चुगीज टर्म है कास्टा। ठीक है, वहीं से आया हुआ है कास्ट। इसका मतलब होता है ब्रीड, रेस या ग्रुप, मतलब कोई नस्ल या समूह। तो पुर्तगाल में जो कास्टा शब्द है पुर्तगाली भाषा का, वहीं से डिराइव्ड हुआ है कास्ट वर्ड। ठीक है, जी हाँ। कास्ट इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका यूनिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जी हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही यूनिक फिनोमिना है। अब ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आप देखोगे हमारे यहाँ पे एक तो हिंदू सोसाइटी है, क्लियर, और सेकेंड एक नॉन हिंदू सोसाइटी है। क्लियर, या कम्युनिटी मान सकते हैं। क्या इन दोनों में कास्ट सिस्टम है? जी हाँ,
दैट्स वाई कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, क्लियर है, इसके लिए एक यूनिक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल हिंदू सोसाइटी में कास्ट नहीं है, बल्कि जो अदर नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैं उनमें भी आपको कास्ट देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन रीजन। ठीक है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ यहाँ पे कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इस्लाम आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, और जब आए तो इनकी वजह से जो कन्वर्जन हुए, क्लियर है, जो कन्वर्जन्स हुए थे, फॉर एग्जाम्पल ये एक विलेज है। अब इस विलेज के इस जगह पे, इस इलाके में, इस कोने में आपने देखा होगा हमारे यहाँ गांव में टोला सिस्टम बोलते हैं, इस टोले में ये लोग रहते हैं, इस टोले मतलब लोगों ने बांट रखा है। तो अब आप अगर आप देखोगे विलेज लेवल पे, तो इस पर्टिकुलर एरिया में पता चला लो कास्ट के लोग रहते थे। ठीक है, लोअर कास्ट के लोग रहते थे और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे जाति वगैरह पे भेदभाव नहीं है, तो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ओर कहीं ना कहीं मूव हुए। जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट हुए, लेकिन फिर भी लोग तो जानते हैं ना, क्योंकि गांव में जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा वो तो मालूम है ना कि इनके पिताजी कौन थे, इनके दादाजी कौन थे, या किस कास्ट से आते हैं, किस जाति से आते हैं। तो आप अगर अपना धर्म बदल लेते हैं तो इससे आपका जातिगत भेदभाव जो है वो खत्म नहीं होगा। और इसीलिए देखा जाता है कि भारत में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं वो जाति जो है, कास्ट जो है, ठीक है, वो उनके साथ में ही जुड़ा रहा, वो उनसे पीछे नहीं हटा। आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में हर कोई जानता है कि आपका जो, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं मैक्सिमम कन्वर्टेड हैं। ठीक है, जी हाँ। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई आपके साथ में जो कास्ट है ना, ठीक है, वो आपके साथ में तो रहेगी, जाति जो है वो तो आपके साथ रहेगी, क्योंकि लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इस्लाम में कहीं भी जाति नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत में आपको देखने को मिलेगी। क्रिश्चियनिटी में और बाहर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, जी हाँ। तो ये इसका एक बहुत ही मतलब इसके ऊपर एक ईपीडब्ल्यू में अभी एक आर्टिकल भी आया हुआ था, ठीक है, जिसमें यही था कि क्यों कन्वर्जन बेस यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण दूसरे रिलीजन में जिनमें कास्ट नहीं है वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम देखने को हमें मिलता है। क्लियर है, जी हाँ। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्मिनोलॉजी। अब इसमें एक जाति शब्द आ जाता है। जाति जो है ना, ठीक है, ये इंडिया में कास्ट को, ठीक है, कास्ट को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो वर्ण है वो ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हाँ, जैसे अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया लेवल पे आप क्लासिफाइड करोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहां पे वर्ण आ जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप लोकल लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, सब कास्ट भी दिख जाएंगी। जैसे आपको एक 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 कास्ट के अंडर में भी जाति, मतलब ब्राह्मण में भी आप देखोगे कई प्रकार के ब्राह्मण दिखेंगे, कानकुब्ज हैं, ठीक है, और दूसरे भी हैं। ऐसे क्षत्रिय में आपको चंद्रवंशी, ऋषिवंशी, रघुवंशी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक हेरारकी सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि टर्मिनोलॉजी जो है, जाति जो है, ठीक है, इज कॉमनली यूज टू रिफर द कास्ट इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो भारतीय भाषा में कास्ट को रेफर करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जाति का प्रयोग होता है। ठीक है, भारतीय भाषा में, और ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन के लिए हम वर्ण का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अर्ली वर्ण सिस्टम। बोला जा रहा है कि इनिशियली इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसको तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक फिनोमिना है, ठीक है, जो कि आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, लेट मी जस्ट अ सेकेंड। यस, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, मैं एक स्क्रीन लेके आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है, तो आप देखोगे हमारे यहाँ ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो 10th मंडल है, विच इज नोन एज पुरुषा सूक्त मंडल। आई वॉन्ट टू टेल यू, जो पुरुषा सूक्त मंडल है,
ठीक है। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त मंडल है, 10th मंडल, इस पुरुष सूक्त मंडल को लेटर वैदिक में ऐड किया गया था। ठीक है, एडेड लेटर इन ऋग्वेद। इसी में जो वर्ण है उसको डिवाइन ओरिजिन बताया गया है। मतलब भगवान ब्रह्मा है, ठीक है, हाँ, उनके मुख से ब्राह्मण, क्लियर है, और भुजाओं से क्षत्रिय, थाई से वैश्य, और फीट जो है यहां से आपको दिखेंगे शूद्र। तो एक हेरारकी सेट हो गई, और ये जो हेरारकी सेट हुई यहाँ पे, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली बिना बोले, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी मनुष्य, ह्यूमन जो है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो भगवान प्रजापति हैं, ब्रह्मा हैं, उनके शरीर के अंगों से, ठीक है, शरीर के भागों से इनकी उत्पत्ति को दिखाई। तो सबसे ऊपर मुख आता है, फिर भुजाएं आएंगी, फिर थाई जाएगा, फिर पैर आएगा। तो आपने एक ऑटोमेटिकली एक हायरार्की सेट कर दी। तो यहां पे आपको एक हायरार्की सेट होते हुए देखने को मिलेगी। क्लियर है? हाँ, समझ में आपको यहां तक? चलिए, तो एक हायरार्की देखने को मिलेगी। तो ये बोला जाता है कि अर्ली वर्ण सिस्टम 900 से 500 बीसी के बीच में, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, वॉज मोर ऑफ अ वर्ण सिस्टम विथ 4 डिवीजन, 4 डिवीजन थे। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे अलाउ होता था, ठीक है, मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी, मतलब मोबिलिटी अलाउड थी। अब आप बोलेंगे कि सर ये मोबिलिटी अलाउड क्या होती है? तो बेटा मोबिलिटी अलाउड ये होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और उसका बेटा जो है वो काफी बुद्धिमान है, तो मतलब बलशाली है, ताकतवर है, तो वो क्या कर सकता है? क्षत्रिय के कार्य कर सकता है। क्षत्रिय का बेटा हुआ, वो बहुत विद्वान है, तो वो ब्राह्मण के कार्य कर सकता है। ब्राह्मण का बेटा हुआ, वह उसका व्यापार में रुचि है, तो वैश्य का कार्य कर सकता है। ऐसे क्या था? मोबिलिटी अलाउड थी। एक हॉलीवुड की मूवी इस पे डाइवर्जेंट, ठीक है, तो इसमें मोबिलिटी अलाउड थी। आप इसमें, आपके पास में मोबिलिटी है, आप एक जगह से दूसरे में जा सकते हैं आप, क्लियर है। लेकिन यही चीज जब बाई बर्थ हो गई, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट वैदिक रिजिडिटी। तो लेटर वैदिक टाइम में, आफ्टर 1000 बीसी, ठीक है, बोला जाता है कि पोस्ट वैदिक सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट इनटू रिजिड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और रिजिड इंस्टीट्यूशन क्यों हो गया? उसके पीछे रीजन ये था कि जो कास्ट है बच्चों, अब वो बाई बर्थ हो गया। ठीक है, एंड मोबिलिटी वॉज नॉट अलाउड। मतलब अब आप अगर चाहें तो आप अपनी जाति को हटाकर दूसरी जाति में आप चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ब्राह्मण का बेटा चाहे कितना ताकतवर हो, वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, चाहे कितना ज्यादा पैशनेट हो व्यापार को लेकर, वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा। ठीक है, वो बाई बर्थ ही चीजें हो गई हैं। क्षत्रिय का बेटा कितना बुद्धिमान हो, लेकिन वह रक्षा का ही कार्य करेगा। क्षत्रिय का बेटा कितना ज्यादा, ठीक है, कमजोर हो, तब भी वो रक्षा का ही कार्य करेगा, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टर रहेगा। ये पोस्ट वैदिक टाइम में रिजिडिटी आ गई। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी इसी रिजिडिटी को क्रिटिसाइज करते थे। गांधी जी कहते थे कि भाई देखो, वर्क बेस्ड डिवीजन ठीक है, वर्ण होना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि वर्क बेस्ड डिवीजन होगा, लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, समाज का विकास होगा। लेकिन ये जो बाई बर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। मोबिलिटी अलाउड होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाज रॉन्ग। और वहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर टोटल इसको कानून से तोड़ना चाहते थे, और महात्मा गांधी चाहते थे कि हृदय से परिवर्तन हो जाए लोगों का। उसके ऊपर आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने हासिल की है अब तक के डिस्कशन में, उसमें आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कास्ट के फीचर्स पे। तो यदि हम फीचर पे बात करें तो सबसे पहले आते हैं बर्थ बेस्ड, मतलब कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, लिंकिंग इंडिविजुअल टू देयर कास्ट फॉर लाइफ। हमारे यहाँ पे जो जो कास्ट सिस्टम है वो एक बर्थ बेस्ड माना गया है, जो बाद में कर दिया गया था। आप जिस जाति में आपका जन्म होगा, ठीक है, जिस धर्म में, जिस वर्ण में आपका जन्म होगा, आपका वही वर्ण कहलाएगा। इंडोगोइमस इन नेचर। हमारे यहाँ पे मैरिज जो है दूसरी कास्ट में अलाउड नहीं है।
ठीक है, मतलब इंडियन हिंदू सोसाइटी में मैरिज अलाउड नहीं हो, तो अलग बात है कि आज के टाइम में जो चीज़ें जो डायनेमिक हो रही हैं वो बदल रही हैं, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कैसे इरोड हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो मैरिज इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द सेम कास्ट। क्यों? बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रमोट देयर सोशल कोहेजन, मतलब वो अपनी खुद की सोसाइटी में अपनी जाति की संख्या को बढ़ाना, अपने वर्ण की संख्या को भी बढ़ाना चाहते हैं, और अपने वर्ण जो है अपनी संख्या उसको डोमिनेटिंग पोजीशन में भी रखना चाहते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अलग कास्ट में मैरिज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो यही कास्ट का एक इंडोगेमस नेचर भी है। नेक्स्ट देखेंगे फूड एंड शेयरिंग रूल्स। हमारे यहाँ जाति के आधार पे व्हाट फूड कैन बी कंज्यूम, क्या खाना खाया जा सकता है, विथ हुम वन कैन शेयर मील, किसके साथ भोजन किया जा सकता है, जैसे उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उच्च जाति के लोग जो हैं वो मांसाहार का सेवन नहीं करते। खैर अब आप में से कई लोग कमेंट करेंगे सर सब तो करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं कह रहा हूँ ऐसा रूल्स है, मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम चेंजेस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में एक हायरार्की तो सेट की है इसने भी, मतलब एक डिवीजन तो सेट किया है कि हम क्या खाना खाएंगे, हम किसके साथ खा सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी कास्ट की बाउंड्री को भी डिसाइड करता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो कास्ट है वो फूड और शेयरिंग रूल्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हायरार्किकल अरेंजमेंट की बात करूं, हायरार्किकल अरेंजमेंट की बात करूं तो कास्ट आर अरेंज इन द रैंक एंड स्टेटस हायरार्की। ठीक है, जो कास्ट है, ठीक है, उसको अरेंज किया गया एक रैंक में, एक स्टेटस में, स्टेटस हायरार्की में, एंड क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्डर। और एक सोशल ऑर्डर को क्या किया गया, स्ट्रक्चर किया गया। तो हमारे यहाँ पे जैसे जो मैंने अभी आपको बताया डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन कास्ट देयर एग्जिस्ट सब कास्ट, कास्ट के अंडर में भी सब कास्ट है। अब ये गुप्ता पीरियड के टाइम में हुआ था, हिस्ट्री में जिन लोगों ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने बताया था कि कैसे ये चीजें देखने को मिली थी। क्लियर है? तो अब जाति मतलब ब्राह्मण के अंडर में कई प्रकार के ब्राह्मण आ जाएंगे, क्षत्रिय के अंडर में कई प्रकार के क्षत्रिय आ जाएंगे। ऑक्यूपेशनल लिंक, ट्रेडिशनली कास्ट वर क्लोजली लिंक टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। जो जाति थी वह किसी विशेष ऑक्यूपेशन से जोड़कर देखी जाती थी, रोजगार से जोड़कर देखी जाती थी। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस दैट हैज डिमिनिश्ड बट स्टिल परसिस्टेंट इन सम एरियाज। ठीक है, आज के टाइम में ये प्रैक्टिस खत्म हो गई, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारे क्षेत्रों में दिखेगा कि कुछ लोग जैसे बढ़ई हैं, कारपेंटर, ठीक है, लोहार, ठीक है, चर्मकार, ये सब देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि एक जाति विशेष से संबंधित इनका रोजगार जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कास्ट आपको समझ में आ गया, कास्ट के फीचर्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, नहीं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @Deepak1UPSC पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब कास्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब जब कॉलोनियल रूल के टाइम में जो कास्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश एफर्ट टू अंडरस्टैंड कास्ट। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इनिशियली sought टू grasp द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम टू गवर्न एफिशिएंटली। ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या किया कि अंडरस्टैंड किया कास्ट को, भाई ये जाति है क्या। क्यों? क्योंकि इंडियंस को एडमिनिस्टर करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, यस, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, उनको लगता था कि जो कास्ट सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको समझना जरूरी है, अगर इनके ऊपर रूल करना है, शासन करना है, गवर्न करना है एफिशिएंटली। 1901 में जाति का पता करने के लिए, ठीक है, एक सेंसस किया गया। दैट सेंसस वाज लेड बाय हर्बर्ट रिस्ले। रिस्ले ने ये सेंसस किया था। इस सेंसस का एम ये था कि हम सोशल हायरार्की जो है कास्ट की, उसके बारे में हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। लेकिन पता चला कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नहीं तैयार हुआ। जब ये डेटा पब्लिश हुआ तो इट इनएडवर्टेंटली, ठीक है, मतलब एक इसका एक एडवर्सली अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मेकिंग कास्ट आइडेंटिटी मोर रिजिड। इसने कास्ट आइडेंटिटी को रिजिड कर दिया। अब लोग अपनी अपनी जाति, अपनी संख्या को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न होने लगे, अपने अधिकारों को लेकर कंसर्न होने लगे। और यही अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने किया है कास्ट बेस्ड सेंसस। बल्कि अंग्रेजों ने करके भी छोड़ दिया था कि भैया ये प्रैक्टिस में मतलब इससे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं मान रहे अभी भी। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अपर कास्ट। जो अपर कास्ट है हमारे यहाँ पे, जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ग्रांटेड लीगल रिकॉग्निशन। अब इसमें ये बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा हुआ है कस्टमरी राइट्स।
मतलब जो जाति पहले जो कार्य करती थी, जैसे कोई जमींदार थे, उच्च वर्ग के लोग, जमीनों पे कब्जा होता था, तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उनको जमीनों पे कब्जा दे दिया, मतलब उनको लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। ठीक है, और वो मॉडर्न लैंड ओनर्स हो गए। ठीक है, तो जैसे उच्च जाति के पास पहले भी जमीन ज्यादा होती थी, अब उनको भी लीगल रिकॉग्निशन मिल गया अपनी जमीन पर, और वो लैंडलॉर्ड कहलाए, क्योंकि ब्रिटिश को वहां पे टैक्स कलेक्ट करने वाला कोई सेक्शन चाहिए था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंडिया में स्टैब्लिश किया था परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 1820 में रैतवाड़ी, 1822 में महालवाड़ी, लेकिन जमींदारी सिस्टम ने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो लैंड ओनर्स थे, जो अपर कास्ट थे, जिनके पास खूब सारी जमीनें थी, उन्हीं को लीगल रिकॉग्निशन देकर ब्रिटिश के टाइम में अपर कास्ट को लीगल रिकॉग्निशन देकर उनको मॉडर्न लैंड ओनर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है इरिगेशन एंड सेटलमेंट। ठीक है, बोला जाए जो लार्ज स्केल ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट है या सेटलमेंट एफर्ट है, वो कहीं ना कहीं कास्ट डायमेंशन को देखकर देखने को मिलता है वहां पे। जैसे जो अपर कास्ट जहां पे, वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट, जहां पे उनकी जमीनें थी, इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया गया। क्लियर है। जो लोअर कास्ट थी उनको लो फर्टाइल इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, उनको सेटल्ड कर दिया गया। तो इससे भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक डिवीजन देखने को मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है इरिगेशन एंड सेटलमेंट ब्रिटिश के टाइम में सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करता है। अपर कास्ट को जब लीगल रिकॉग्निशन मिला, तो लोअर कास्ट के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात हुई, क्योंकि उनके अधिकार उनसे छीने गए। उसमें ब्रिटिश अपना फायदा देख रहे थे, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 1901 में इन्होंने अपने सेंसस को मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सेंसस किया था, लेकिन जब ये डेटा पब्लिक हुआ तो उसने कास्ट रिजिडिटी को और ज्यादा क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। ठीक है, उसके अलावा फिर देखेंगे ब्रिटिश एफर्ट टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम को समझने के लिए इन्होंने सेंसस किया था, जिसने कास्ट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दिया था। देन ब्रिटिश स्टार्टेड वेलफेयर फॉर द लोअर कास्ट। अब आप सोचोगे सर, अभी पिछले पेज पे तो हमने डिस्कस किया कि कितनी प्रॉब्लम्स ये लेकर आ रहे थे, अब ये लोअर कास्ट के लिए वेलफेयर। जी हाँ, समय बदल रहा था, चीजें बदल रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिटिक्स जब तक हिंदू मुस्लिम को लेकर चली, तब तक तो सब चला। जब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं बन पाया, गांधी जी आए। ठीक है, और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और दूसरे मतलब इनिशिएटिव से हिंदू और मुस्लिम को एक करने की चाहत की। वो मुस्लिम भी थोड़ा समझदार हो गए थे। ठीक है, उस समय मतलब जो मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, उनके अंदर ये दिमाग में आ गया था कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं हमारे साथ में, क्लियर है, इसमें अंग्रेज अपना फ़ायदा देख रहे हैं। उनको समझ में आ गया था, और नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर यहाँ पे राइज हुए थे, एक से एक धमाकेदार लीडर हुआ करते थे उस समय। ठीक है, जी हाँ, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, मतलब बोल दे तो समझ लीजिए, उनको ये नहीं दिखता तो हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं चलते थे, वो राष्ट्रवाद के हित में बात करते थे। ठीक है, तो वेलफेयर फॉर द लोअर कास्ट। अब जो अगर आप लोअर कास्ट के बारे में देखेंगे तो लोअर कास्ट के वेलफेयर के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। टुवर्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन फोकसिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस क्लासेस और लोअर कास्ट। क्यों? क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम एकता तो आ गई, अब हिंदू को तोड़ो, हिंदू को तोड़ो, तो जो डिप्रेस क्लास है उसको सपोर्ट करो। डिप्रेस क्लास को सपोर्ट करोगे, वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, डिप्रेस क्लास को सपोर्ट करोगे, इनको भी अलग करो, इनको भी तोड़ो। गांधी जी इसी के लिए आपने देखा होगा, पूना पैक्ट आया था, गांधी जी वहां पे अनशन पे बैठ गए थे, फास्ट पे बैठ गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें पहली बार लीगली रिकॉग्नाइज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इन शब्दों को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया एक कैटेगरी के रूप में फॉर द कास्ट एंड ट्राइबल्स। ठीक है, और उनके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन जो है, ठीक है, वो देने की बात की गई। साथ में शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, ये जो चीजें आई थी, द इंक्लूजन ऑफ सेवरली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल्स इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी मार्क द सिग्निफिकेंट चेंज। और SC ST और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक अलग से जो मार्क स्टैब्लिश किया गया, इसने कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट चेंज किया। लेकिन ये बस अंग्रेज अपने फायदे में कर रहे थे, उनका भला करना नहीं था। दे आर नॉट फॉर द वेलफेयर। ठीक है, ये अपना उसमें बेनिफिट देख रहे थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करो तो इनको आपस में उलझा दो। गांधी जी ने बोला नहीं, मैं फास्ट रख लूंगा, मैं अनशन कर लूंगा, लेकिन ये आपस में उलझने नहीं दूंगा। मैं अब भारत में, अब मैं हिंदुओं के टुकड़े तो नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा, आप सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आया तो पाकिस्तान बन गया। अब सेपरेट इलेक्शन फॉर द डिप्रेस क्लास आ जाता, तब तो कोई और देश बन जाता।
ठीक है, बल्कि इसके बीच में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की जरूरत है, जो जातिगत समस्याएं हैं उनको दूर करने की जरूरत है, ना कि हमें देश तोड़ने के लिए एक और अलग से, ठीक है, अपने हिंदू धर्म को ही तोड़ना, ठीक है, पड़े। तो उसको तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया। कास्ट इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, अब अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में सबसे पहले मोबिलाइजेशन में कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो कास्ट जाति जो है, ठीक है, या जातिगत जो संस्थाएं हैं, उन्होंने मास मोबिलाइजेशन प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस एफर्ट, ठीक है, डिप्रेस क्लास और अनटचेबल क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए थे, इवन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और भी दूसरे लोग थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अयंकली सी नारायण गुरु, ठीक है, ज्योतिदास पेरियर, ईवी रामास्वामी नायकर, और साथ में महात्मा गांधी को भी ले लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन वगैरह सारी चीजें की थी। क्लियर है? और इस आधार पे अपने अधिकारों के लिए, अपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बात उठाने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कहीं ना कहीं जो कास्ट जो था उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर हम आजाद होते हैं, ठीक है, हम सभी को मालूम है एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तो बहुत लंबे समय से चल ही रहा था, ठीक है, और इवन कांग्रेस का जो एजेंडा था अपने चुनाव पार्टी में, ठीक है, जो 1935 के एक्ट के आधार पर 1937 में जो इलेक्शन लड़ा था वो भी एंटी अनटचेबिलिटी को लेकर था, और साथ में जो स्टेट का कमिटमेंट और चैलेंज, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट वाज कमिटेड टू एबॉलिशिंग कास्ट। आज़ादी के बाद में सरकार चाहती थी कि वो कास्ट को खत्म करे, लेकिन उसको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई लोग जो थे, कास्ट जो थी भारतीय समाज में बहुत अंदर तक व्याप्त हो गई थी, और इसको आसानी से मतलब रेडिकली नहीं किया जा सकता था, इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। मतलब गांधी जी का कहना था, जब गांधी जी ये सुधार कर रहे थे कि हमें लोगों के हृदय को, हार्ट को मतलब परिवर्तन करना चाहिए, लोगों के हृदय को बदल दीजिए। अब लोगों का हृदय इतनी जल्दी बदलेगा कैसे, ठीक है, तो रेडिकल रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ये रिफॉर्म है, टेक्स अ टाइम। तो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स कमिटमेंट एंड चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द कास्ट, ठीक है, वहीं पे अगर आप देखें तो स्टेट स्ट्रगल अंडरमाइन द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द कास्ट इनइक्वालिटी। अब अगर आप देखेंगे तो कास्ट जाति के आधार पे इकोनॉमिक, क्योंकि जो अपर कास्ट थे उनके पास रिसोर्स थे, सारे रिसोर्स पे कब्जा था, और जो लोअर कास्ट थे उनके पास रिसोर्स नहीं था, और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रही थी। तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम भी स्टेट के सामने, कास्ट ब्लाइंड अप्रोच। स्टेट ने सोचा कि भाई अब हम कास्ट ब्लाइंड अप्रोच, मतलब हमें जाति दिखती नहीं है, हम सबको मानव मानेंगे, ह्यूमन मानेंगे, अब हमें जाति नहीं दिखती है, और इसके लिए इन्होंने बोला कि हम ऑल सिटीजन इक्वली, ट्रीटिंग ऑल सिटीजन इक्वली एंड रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, जातिगत भेदभाव से दूर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को हम एक समान मानेंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कास्ट ब्लाइंड अप्रोच नहीं लागू कर सकते। क्यों? आपको चैलेंजेस होगा। क्यों? लंबे समय तक अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक रूप से, तो निम्न जाति के साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता आया है, और जब सरकार बनी है, जब सरकार को कुछ करना चाहिए, तो सरकार कास्ट ब्लाइंड अप्रोच लेकर चले तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब अपॉइंटमेंट, सरकार ने यहां पे भी कास्ट ब्लाइंड अप्रोच पहले लागू किया, मतलब गवर्नमेंट जॉब इनिशियली इग्नोर्ड कास्ट को इग्नोर करके सभी को टैलेंट के बेसिस पे रखने की बात है। लेकिन फिर यहां पे प्रॉब्लम आई कि अनइक्वल कंपटीशन। अब आप बोलेंगे कैसा अनइक्वल कंपटीशन? वेल एजुकेटेड अपर कास्ट, जो पढ़े लिखे अपर कास्ट थे, ठीक है, और इल एजुकेटेड इलिटरेट लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को पहले से ही एजुकेशन में एक्सेस नहीं था। ब्रिटिश ने क्लास 8 की एनसीईआरटी अभी मैं कल ही शाम को पढ़ा रहा था, और उनमें मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 या 7 में मैं डिस्कस कर रहा था, और उसमें लिखा हुआ था कि कैसे ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन के रूप में एक फीस लाया, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया, लोगों को वहाँ पे बैठ के स्कूल में जाना, पढ़ना है, प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, सारी चीज़ें। लेकिन ये सभी चीज़ें जब की थी, तो इससे जो हमारे यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग थे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते थे, जहाँ पे लोगों को, बच्चों को कमाने के लिए जाना पड़ता था, वो मतलब रोजगार करने जाना पड़ता था, अब वो काम नहीं कर पाएंगे, ना तो इतना फीस दे पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक एजुकेशन को इक्वल एक्सेस ही नहीं था। तो अब यहां पे तो ये अनइक्वल कंपटीशन आएगा ना, अगर सबको बराबर मान ले, और सबको बराबर मानकर, ये तो वही हुआ ना कि एक विकलांग बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति, और दोनों को हम मानो मान के बोले रेस में दौड़ो, ये तो गलत बात है ना, इनको सपोर्ट तो करना पड़ेगा आपको।
इसीलिए रिजर्वेशन एज एन एक्सेप्शन जो था वो कहीं ना कहीं, खैर आज़ादी के पहले से इसकी जड़ें जो थी वह फैल चुकी थी, लेकिन उसके बाद में रिजर्वेशन सिस्टम फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वॉज एस्टैब्लिश एज एन एक्सेप्शन टू एड्रेस दिस इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब में जो इनइक्वालिटी थी, कास्ट ब्लाइंड अप्रोच को खत्म करते, हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज था, इन सभी को काउंटर कर सकते थे एक ही चीज़ से, वो था रिजर्वेशन। वो अलग बात है कि अब इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन है कि रिजर्वेशन आज के टाइम में उसका फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो बच्चे लोअर कास्ट से हैं, ठीक है, मतलब जो कुछ बन गए हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, आईएएस बन जाते हैं, वो अपनी ही जाति के लिए कुछ काम नहीं करते, उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते, अब ये तो उनसे पूछने की बात है। लेकिन फिर भी इससे प्रॉब्लम क्या आता है जानते हैं आप? प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग अब पढ़ गए हैं, जिनके पास अच्छा रिसोर्स है, उन्हीं के बच्चों को इसका लाभ मिल पाता है। गरीब तो आज भी वही मेहनत मजदूरी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत तो है। खैर आगे चलते हैं। कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इरोजन एंड इंड्यूरिंग चैलेंजेस। हम सभी को मालूम है कि कास्ट जो है इंडिया में एक तरफ तो स्टैटिक भी दिखेगा, एक तरफ आपको डायनेमिक भी दिखेगा। कहने का मतलब, अगर आप रूरल एरिया में जाओ तो अभी भी स्टैटिक है, आज भी वहाँ पे उसी तरीके से है कि इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट अलाउड, दिस एंड दैट वॉज नॉट अलाउड, इनके साथ खाना नहीं खा सकते, हमारे घर में नहीं आ सकते, हम इनके यहाँ नहीं जा सकते। और वहीं पे देखेंगे अपर जो अर्बन एरियाज हैं, तो वहाँ पे क्या ही करोगे, आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, कौन जाति का, कोई जाति पूछने जा रहा है? वहाँ पे सबको मालूम है इंटर डाइनिंग सिस्टम वॉज डेवलप, ठीक है, लोग एक साथ रहते हैं, वर्क प्लेस पे लोग एक साथ रहते हैं, टैलेंट वॉज द बेसिस, ठीक है, वहाँ पे जाति के आधार पे आपकी श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि टैलेंट के मेरिटोक्रेसी है वहाँ पे। तो अर्बन लेवल में डायनेमिक, और वहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट हो रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो डायनेमिक है सोसाइटी वहाँ पे अर्बन एरियाज में, उसने कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं, जो कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी है उसको डिक्लाइन किया है, इसको इरोड किया, उसमें इरोजन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कास्ट जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसका इरोजन और इंड्यूरिंग चैलेंजेस क्या है। अर्बनाइजेशन इंपैक्ट, अब जो अर्बन लिविंग है, ठीक है, उसने कास्ट, जो ट्रेडिशनल कास्ट सेग्रीगेटेड सोशल पैटर्न था, उसको डिस्टरप्ट कर दिया है भाई साहब, ठीक है। कैसे? ड्यू टू देयर लिबरल आइडियाज, एडॉप्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी, ठीक है, जाति आधार पर चीजों को न देखते हो, समूह के आधार पर न देखते हो, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद की बात आ गई है। मेरिटोक्रेसी, टैलेंट वॉज द बेस्ट, तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम आगे हो, जाति के आधार पर कोई आगे नहीं होगा। अंबानी के पास में जाके और कोई बोले कि मैं पांडे हूँ और मैं फलाना सिंह हूँ, मुझे जॉब दे दीजिए, तो नहीं मिलेगा। बोलेंगे भाई साहब अपना रिज्यूम दीजिए, टैलेंट क्या है आपके पास? अगर टैलेंट होगा तो चाहे आप सिंह होंगे, चाहे आप पांडे होंगे, चाहे आप फलाना होंगे, धमाका होंगे, आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। जी हाँ। चेंजेस इन द मैरिज प्रैक्टिस, अब अगर आप देखेंगे तो इंडोगेमी जो है, मैरिंग विद इन वन कास्ट, ये प्रिवेलेंट तो है, लेकिन साथ में अर्बन एरियाज में आप देखेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन द इंटरकास्ट मैरिज भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। नेक्स्ट, लीगल सपोर्ट फॉर द इंटरकास्ट मैरिज, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि अगेंस्ट द वायलेंस टुवर्ड द इंटरकास्ट कपल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब इंटरकास्ट कपल के खिलाफ में जो ये वायलेंस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, इसको रोक लगाइए। फटकार सुनाई सरकार को, पुलिस प्रशासन को, भाई आप क्या कर रहे हैं बैठकर। इसको लेकर देखा गया कि सरकार ने लीगल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सपोर्ट भी दिया, और इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो चीजें बदल रही हैं। राइज इन द इंटरकास्ट मैरिज में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जी हाँ, लेकिन फिर भी वहां पे अगर आप देखेंगे कुछ चीजें रिमेन रेयर हैं। जैसे अब इंटरकास्ट मैरिज हो तो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण, ठीक है, वैश्य क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ये सब हो रहा है। लेकिन अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में अभी भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें जो हैं, मतलब कोई SC ST और कोई अपर क्लास, ठीक है, जनरल, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको बहुत सारे केस मिल जाए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें सोसाइटी में क्या है अभी, मतलब अभी इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो अपर कास्ट इन सबको देखते हुए कुछ जातियों के बीच में चलता है, लेकिन अभी भी बिल्कुल अपर कास्ट बिल्कुल लोअर कास्ट के बीच में अभी भी वो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो परफॉर्म नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि भाई ये जो खाप पंचायत हैं, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, इनके जो अटेम्प्ट हैं इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए, ये सब इलीगल हैं, इसके ऊपर भी रोक लगाने की बात की। लॉ कमीशन का प्रपोजल आया कि प्रपोजल लॉ एम्स टू सेफगार्ड इंडिविजुअल्स
फ्रीडम इन मैट्रिमोनियल चॉइसेस। अब आप ही बताइए ना, लॉ कमीशन का प्रपोजल आया कि भाई साहब एक व्यक्ति विशेष जो है उसके जो अपने मैट्रिमोनियल चॉइसेस हैं, ठीक है, हाँ, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। क्लियर है? वो उसका राइट है, उसका फ्रीडम ऑफ राइट है, मतलब उसका राइट है वो, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है भाई, वो चूज कर सकता है जिसे भी वो विवाह करना चाहता है। फर्दर सपोर्टिंग द इंटरकास्ट मैरिज, दैट्स व्हाई वी नीड टू सपोर्ट द इंटरकास्ट मैरिज, चेंज इन द सोशल इंटरेक्शन। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे इंटर डाइनिंग वॉज देयर, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस द कास्ट लाइन। ठीक है, जो हमारी जाति जो है, ठीक है, इनमें जो विभाजन था उसमें आपको इरोजन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अभी आप समझा सकते हो इतने सारे, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिए मैंने, 4 पॉइंट यहाँ पे दिए, 8 पॉइंट हो गए, कुल मिला के 5 पॉइंट रेडी कर ही लोगे। क्यों भाई? अगर आएगा क्वेश्चन तो लिख लोगे, चेंजेस के ऊपर लिख लेना। चलिए, कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जाति हमारे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसका एक अहम हिस्सा है। जैसे कास्ट इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेसी, हमारे डीप कंडीशनिंग है सेंट्रल टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ आप देखोगे तो लोग वोट डालते हैं जाति के आधार पे। इवन आजादी के बाद से भारत में जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बना है लोगों से वोट मांगने का। इसीलिए अगर आप देखोगे तो बाद में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हुई। इवन 1980s में कास्ट बेस्ड कई सारी रीजनल जो पार्टीज थी उनका राइज हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर है? इनिशियली कास्ट सॉलिडारिटीज अपेयर्ड डिसाइसिव इन इलेक्शन, बट द सिचुएशन क्विकली became complex as parties employed similar caste strategy। शुरुआत में तो ठीक था, सभी लोग एक साथ आते थे, सॉलिडारिटी दिखती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस जाति की सरकार चुनी गई उसने फिर उसी जाति का सपोर्ट करना शुरू किया। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो पूरा पेज है ये आपको बताएगा किस प्रकार से कास्ट जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो कास्ट चेंज है उसको समझना जरूरी है, और उसके लिए हम दो चीजें देखेंगे, संस्कृताइजेशन, दूसरा देखेंगे डोमिनेंट कास्ट। एमएस श्रीनिवास सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, बहुत ही फेमस, ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया था संस्कृताइजेशन के बारे में। A process where lower or middle caste adopted practice of higher caste status caste। नॉर्मली क्या होता था पहले कि जो अपर कास्ट थे वो साफ कपड़ा पहनना, जनेऊ पहनना, पूजा पाठ करना, टीका लगाना, सफाई में रहना, और जो लोअर कास्ट थे जनरली, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या था कि कुछ, ये नहीं सब नहीं, कुछ जो थे वह सफाई में ज़्यादा ना रहना, गंदगी के साथ में रहना। अब आजकल तो लोग अर्बन एरियाज में, स्टूडेंट लाइफ में तो सब गंदगी के साथ रहते हैं, लेकिन उस समय जो इम्प्योरिटी थी वो किस तरीके से देखी जाती थी कि भाई साहब आप लोअर कास्ट के हो। तो अभी क्या देखा गया कि रिसेंटली आज़ादी के बाद से, आज़ादी के समय ही, मतलब जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, उसी समय से देखा गया धीरे धीरे जो लोअर कास्ट हैं दे परफॉर्म्ड, ठीक है, ऑल द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द हायर कास्ट या अपर कास्ट। ठीक है, वो साफ सफाई रखना, पूजा पाठ करना, ठीक है, सारे रिचुअल में पार्टिसिपेट करना, यज्ञ करना, ठीक है, साफ कपड़े पहनना, इवन कुछ जगहों पे देखा गया जनेऊ धारण करना। ठीक है, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें उनके अंदर संस्कृताइजेशन। तो जो लोअर कास्ट है वो अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, अपर कास्ट प्रैक्टिस को अपनाकर अपने स्टेटस को राइज कर, मतलब बढ़ा रहे हैं। एक चीज तो ये, दूसरा डोमिनेंट कास्ट। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जमीनें दी थी, साथ में उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म हुआ, लैंड रिफॉर्म के द्वारा जो जमीनें मिली लोगों को, तो जो लोगों के पास में जो भूमि पर अधिकार मिले, उस भूमि के अधिकार के आधार पे आजादी के बाद में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उनको एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा, मतलब एक तो जमीन तो मिली, जमीन मिलने से क्या हुआ, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उनकी पावर इंक्रीज हुई। जब पावर इंक्रीज हुई तो काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए रीजनल पॉलिटिक्स में, एग्रेरियन इकोनॉमी में। इस आधार पे देखेंगे बाद में कुछ जातियां ऐसी आई जो भूमि मिलने के कारण
और एग्रीकल्चर लैंड पे डोमिनेशन के कारण उभर कर आए, जैसे यादव बिहार और यूपी में, वोकालिंगा, रेड्डी खम्मास कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, वोकालिंगा कर्नाटक में, मराठा महाराष्ट्र में, जाट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में, पाटीदार गुजरात में। तो ये वो कास्ट हैं, ठीक है, ये वो कास्ट हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट कास्ट के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में है। आजादी के बाद में इनके पास लैंड राइट्स जो थे, भूमि अधिकार बहुत थे। यही इनको इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर दिए। इससे इनकी पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर इनकी की जाति के आधार पर सरकारें तब जो हैं वो बननी शुरू हुई। विजिबल कास्ट फॉर द लोअर कास्ट, अब ये क्या है? आप देखो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड देखने को मिला है कि लोग जो है लोअर कास्ट के, वो अपनी जाति को लेकर जो पहले कहीं ना कहीं उनको एब्यूजिव वर्ड लगता था, ठीक है, सभी को मतलब लगता था समाज में कि एब्यूजिव वर्ड है, अब वो उसको अपनी पहचान के रूप में लेते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब वह इनकी, देखो भाई, एक तो एक सोशल फिनोमेना भी है, क्या भाई उसको एब्यूजिव क्यों मान रहे हो? उससे आप घट थोड़ी ना जाओगे, आपका एक अपना स्टेटस है, अपना लेवल है, ठीक है। तो एक तो उसको अपनी पहचान के रूप में लेकर चल रहे हैं, उस पहचान के साथ अपनी ग्रोथ को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप इंक्रीज विजिबिलिटी, जो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है, बैकवर्ड कास्ट है, कास्ट आइडेंटिटी हैज बिकेम मोर प्रोमिनेंट, ऑफन ओवरशैडोइंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? रिजर्वेशन का बेनिफिट है, क्लियर है, दूसरे गवर्नमेंट के जो प्लान है उनका बेनिफिट है। लैक ऑफ इनहेरिटेड कैपिटल, मतलब मैंने तो इतना देखा है जो लोग अपर कास्ट के वो सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं लोअर कास्ट का फॉर दिस काइंड ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। लैक ऑफ इनहेरिटेड कैपिटल, these groups lack inherited educational and social capital and face competition sorry face competition from entrenched upper caste group। अब जो अपर कास्ट ग्रुप है, ठीक है, अब आप देखेंगे तो एक लंबे समय से अपर कास्ट ग्रुप के पास में एक कैपिटल का जो रहा है, उनके पास में भूमि रही है, कैपिटल रहा है, सारी चीजें रही हैं, ठीक है। इनके पास में वो चीजें रही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब उसका जो, अब भाई उसको गेन करने का मौका आया है, तो वहां पे अपने कास्ट को शो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन एज अ लाइफ लाइन, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हैव बिकम एसेंशियल सपोर्ट फॉर सिस्टम, ठीक है। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि इनके पास में जो कैपिटल नहीं थी, अपर कास्ट के पास में थी, कंपटीशन फेस कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी साथ में विजिबल कास्ट और लोअर कास्ट, मतलब लोअर कास्ट जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट जो उनके लाभ, उनको लाभ मिल रहे हैं। चेंजेस विद द लिबरलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रांसफॉर्म दलित एक्सपीरियंस। The last 25 years of liberalization and political empowerment have significantly altered the experience and expectation of the Dalit community, ठीक है। तो बोला जाता है 25 साल से जो लिबरलाइजेशन है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसने दलित जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स है उसको काफी इन्फ्लुएंस किया है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं दलित कैपिटलिज्म का। अब दलित कैपिटलिज्म है क्या? दलित कैपिटलिज्म को अगर समझना है तो मैं आपको थोड़ा दो चीजें आपको बताता हूँ। एक चीज है दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो 2005 में बनी, ठीक है। ये दलित जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित हैं, उनमें जो उद्योग करना चाहता है, उनके उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। साथ में नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, वो उनको इनिशियल लेवल पे इसेंशियल कैपिटल प्रोवाइड करता है, मेंटोरशिप देता है दलित इंटरप्रेन्योर्स को अपने आपको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं यही जो चीजें हैं, इट इज सीन एज द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द एम्पावरिंग दलित कम्युनिटी। और यही दलित कम्युनिटी को आगे क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है। तो इवन अगर आप देखेंगे तो एक लंबे समय से जिनके पास कैपिटल नहीं थी, अब वहां पे कैपिटल और उनके जो एक उद्यमिता है, उसको विकास को, उसके उसको एम्पावर किया जा रहा है, उनको एक हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। मार्केट फोर्सेज एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट फोर्सेस हैव शोन पोटेंशियल टू एम्पावर दलित टू ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल बैरियर्स, क्योंकि आज सभी को क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, सभी को क्या चाहिए? मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए, जाति कौन देखेगा, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जैसे स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से सिग्निफिकेंट एफर्ट है बाय द स्टेट टू फोस्टर एम्पावरमेंट विद इन द फ्री मार्केट एनवायरनमेंट, क्लियर है।
तो फ्री मार्केट इन्वायरमेंट में जहां पे जातिगत बैरियर ना हो और सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास की बात हो सके। फिर आगे आते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, एक पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे ये एक हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन माना जाता है क्योंकि इसने रिजर्वेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज किया। 10% कोटा दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जॉब फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर आर्टिकल 15(6) एंड 16(6). अब तक हम जातिगत आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि अपर कास्ट में बहुत से लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक है और लोअर कास्ट में जाति का फायदा उठा रहे, लेकिन वो जिनके पास पैसा है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो सरकार बोले नहीं भाई, 10% कोटा जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखेंगे थोड़ा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अगर हम तो इनिशियली देखेंगे तो इनिशियली जो रिजर्वेशन था वो SC/ST फोकस था। फिर मंडल कमीशन आया, उसका फोकस जो था एक्सपांड अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर किया गया। उसके बाद फिर इंदिरा सावने जजमेंट आया। इंदिरा सावने जजमेंट में 1992 में इन्होंने बोला कि भैया सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो बेसिस ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए। इसलिए आर्थिक आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन फिर अभी सरकार ने 103rd अमेंडमेंट ब्रेकिंग द क्लास बेस्ड मोनोपोली, जो क्लास बेस्ड मोनोपोली थी, इसको ब्रेक करने के लिए एड्रेसिंग द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन ईच एंड एवरी कास्ट, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको 10% का क्या मिला, बेनिफिट मिला। और ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो था बाय कंबाइनिंग कास्ट एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया पॉलिसी सीक टू डिसमेंटल बोथ कास्ट बेस्ड एंड क्लास बेस्ड मोनोपोली ओवर द सोशल एसेट्स। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आया जिसने कहीं ना कहीं बोला जाता है कि डिसमेंटल किया कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड मोनोपोली को हमारी सोसाइटी में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 से 10 नवंबर से। दीपक 1 कोड यूज करके आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल। ठीक है, EMI में अगर आप अपनी फीस को कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट क्लियर। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम भी पूछ सकते हो, वरना फिर दीपक 1 UPSC यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, यस, फॉर PDF यू कैन कनेक्ट मी हियर। ओके ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, थैंक यू सो मच। फिर इसके अगले जो टॉपिक होंगे उनको लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा जल्द ही। थैंक यू सो मच।